फ्रेंड्स, मेरा नाम लालचंद सैनी है और मैं यहाँ अनअकैडमी पे आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने के लिए हूँ। आज की क्लास में हम लोग हमारे कोर्स का ओवरव्यू करेंगे, मतलब जो भी हम कोर्स में पढ़ेंगे उसका सारा हम लोग जो है डिटेल्स में जानेंगे। मैं आपका एक उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू tell you something about myself. My name is Lalchan Saini and I am the owner of First Steps International School. Follow me on Unacademy. Please rate, share and review. आप लोग मुझे जितना ज़्यादा रिव्यू करेंगे मैं उतना ही चीज़ें आप लोगों को अच्छे से इन हैंड कर पाऊँगा और भी अच्छे से डिलीवर कर पाऊँगा। सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्रामर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कंटेंट्स हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, जो कंसेप्ट हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ना केवल हमारी ग्रामर की मिस्टेक्स होती है बल्कि हमें कोई पैराग्राफ जो आता है उसमें से आंसर चूज़ करके देने होते हैं, वो भी हम लोग गलत कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है मैथ्स एक फॉर्मूलों का खेल होता है। जो मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं वो मैथ्स को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। उसी तरीके से रूल्स के थ्रू आप लोग चलोगे तो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इसके बाद हम टेंस पढ़ेंगे, जो कि मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस तो हम लोगों ने बचपन में खूब पढ़ा होगा, बहुत छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन उस टेंस को हम आज इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम उन्हें एग्ज़ाम्स में यूटिलाइज कर पाए। मेरे दोस्त, जिन चीज़ों को हमें समझना होता है हम उन्हें रट लेते हैं बड़े ध्यान, तो आपको यहाँ पे जो है बड़े ध्यान से चीज़ों को समझना है दोस्त, क्योंकि जिन चीज़ों को हमें समझना चाहिए उन्हें हम रट लेते हैं, बड़ा दर्द होता है दिल में। ठीक है, तो आपको जो है चीज़ें रटनी नहीं है, हमें रूल्स के थ्रू हम लोग इन्हें पढ़ेंगे। अगर मेरे स्टूडेंट्स की बात करूँ, टारगेट स्टूडेंट्स की, तो जो मेरे टारगेट स्टूडेंट्स हैं वो होंगे एसएससी स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल, आईएलटीएस, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो होंगे, आईबीपीएस, पटवार। देखो, पटवार के अंदर पहले इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन अभी जो है हमारा जो 2020 के अंदर जो वैकेंसी निकली थी उसमें जो है सिलेबस में इंग्लिश ग्रामर भी आ गया है। बैंक एग्ज़ाम्स, जितनी भी बैंक एग्ज़ाम्स होती हैं उनके लिए ये मेरा कोर्स इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, केट एंड मैट एक्सेट्रा। अगर मैं कंटेंट्स की बात करूँ तो बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन, जो डिफरेंट टाइप्स के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनके बारे में हम यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको दूंगा। इनके बारे में आपको जो है बताऊंगा। हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन हमें जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें हम लोग जानेंगे। देखो, पर्सन, अगर पर्सन की बात करें तो पर्सन व्यक्ति को कहते हैं, और बेसिकली जो पर्सन्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। अगर मैं फर्स्ट पर्सन की बात करूँ तो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनता है, और थर्ड पर्सन उसे कहते हैं जिसके बारे में हम बोल रहे होते हैं। सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में बात कर रहा होता है वो थर्ड पर्सन होता है। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात, फर्स्ट पर्सन अगर अकेला है तो वो यहाँ से बेटा सिंगुलर होगा, और फर्स्ट पर्सन एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल होगा। अगर मैं सेकंड पर्सन की बात करूँ, सेकंड पर्सन अकेला है तो वो सिंगुलर होगा, एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल होगा। अगर हम लोग जो है बोलने वाले व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ तो जो थर्ड पर्सन होता है वो सिंगुलर होगा अगर वो अकेला है तो, और अगर एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल होगा। अगर मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करूँ तो वो यहाँ से हमारा आई होगा। जो हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है वो आई होता है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है वो वी होता है। आपको मैं बता दूं, आई जो होता है वो नेचर से सिंगुलर होता है। नेचर से हमें जो है इसे ऑलवेज हम लोग इसे सिंगुलर होता है, लेकिन ऑलवेज जो है इसे हम लोग प्लूरल पढ़ेंगे, मतलब ग्रामर में इसे हम लोग हमेशा जो है प्लूरल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ आई की, तो आई एक बार जो है सिंगुलर होता है, वो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में होता है। एक ही बार जो है आई सिंगुलर यूज़ होता है, ठीक है, वो पास्ट टेंस में होता है। तो आई सिंगुलर होता है नेचर से, लेकिन यूज़ में प्लूरल होगा। अब बेटा, जब देखो यहाँ से कंसेप्ट निकल कर के आता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो बेटा, ये क्या होगा, आई और वी प्लूरल, तो इनके साथ में वर्ब भी क्या होती है, प्लूरल यूज़ होती है।
तो आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि जो हमारे सब्जेक्ट आई और वी है, इनके साथ में हमेशा जो है हम लोग प्लूरल फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। अब अगर मैं बात करूँ सेकंड पर्सन सिंगुलर की तो वो यू होता है, और अगर मैं बात करूँ सेकंड पर्सन प्लूरल की तो वो भी यू ही होता है। देखो बेटा, यहाँ से यू नेचर से सिंगुलर होता है, लेकिन यूज़ में हमेशा इसको भी हम क्या पढ़ते हैं, प्लूरल में ही पढ़ते हैं। तो ये जब प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, इसके साथ में प्लूरल आएगी। तो यू जो होता है वो नेचर से सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, तो लेकिन इसे यूज़ में हमेशा हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्लूरल पढ़ते हैं। तो वर्ब सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अब अगर मैं बात करूँ थर्ड पर्सन की और वो सिंगुलर है तो वो ही सी इट एनी नेम, कोई भी हो सकता है। और अगर इनको एक जगह मिला दूँ तो इनका एक ही प्लूरल बनता है, THEY दे। ठीक है, तो देखो अगर मेरे पास में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। इज इट क्लियर? अब देखो, मैं अगर आपने इंग्लिश के जो ट्रांसलेट करने की फॉर्मेट की बात करूँ तो वो होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। हिंदी में होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ हमारा इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब मान लो आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ले लिया मैंने, और आपकी जो वर्ब है वो मैंने प्लूरल ले ली। अगर मैंने सब्जेक्ट में एस या ES ऐड कर दिया तो वो जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। मतलब किसी सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या ES ऐड कर देते तो वो प्लूरल बन जाता है, और अगर हमने हमारी वर्ब है, वर्ब में एस या ES ऐड कर दिया तो वो जो हमारी वर्ब है वो क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। तो जो बॉयज़ है वो यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया, BOYS, तो बॉयज़ में एस लग गया तो ये सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया। और आपको पता है प्लूरल के साथ में क्या आएगी, प्लूरल वर्ब, तो बॉयज़ प्लूरल तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। अगर मैं बात करूँ बॉय की, BOY, बॉय क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर, तो गोज आ गया इसके साथ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो अगर मैं बेटा बात करूँ सब्जेक्ट की, करता, तो देखो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रखा है। इस सेंटेंस से हम देखते हैं, टीना गोज टू मार्केट, टीना मार्केट जाती है। इस सेंटेंस का मीन्स क्या हुआ, टीना मार्केट जाती है। अब देखो बेटा इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, इसके लिए क्या करना है हमें, whom, who इनसे क्वेश्चन करना है, मतलब कौन, किसने, किन्होंने। जब हम इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे तो हमें एक आंसर मिलेगा, वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा हु गोज़ टू मार्केट, मार्केट कौन जाता है, तो आंसर यहाँ पे मिला टीना, तो टीना क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा राम इज ईटिंग एप्पल, राम इज ईटिंग एन एप्पल, राम एप्पल खा रहा है, तो मैंने कहा राम जो है क्या एप्पल कौन खा रहा है, तो हमें आंसर मिलता है राम। हु इज ईटिंग एप्पल, तो आंसर मिला राम। तो जो हमारे पास में सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है, जो सेंटेंस में जो डूअर होता है बेटा, जो काम को परफॉर्म कर रहा होता है, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, जो डूअर होता है सेंटेंस में, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब अगर मैं यहाँ से वर्ब की बात करूँ तो वर्ब क्या होगी, जैसे मैंने कहा गो, ईट, ड्रिंक, डांस, सिंग, टेक, प्ले, मतलब जो सेंटेंस में काम होता है। मतलब अगर मैं आपको बात करूँ तो क्रिया, जो भी सेंटेंस में क्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं वर्ब। तो जैसे मैंने कहा टीना गोज़ टू मार्केट, अब देखो टीना कौन सा काम कर रही है, जाने का, तो जो हमारा एक्शन होता है, जो काम होता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो हम लोग जानेंगे यहाँ से ऑब्जेक्ट। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो इसे हिंदी में हम कहते हैं कर्म। अब जैसे मैंने कहा टीना गोज़ टू मार्केट, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन करना है, कहाँ, किसको, किनको, क्या। जब इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन यहाँ से करते हैं, क्वेश्चन करते हैं यहाँ से वेयर, हाउ, व्हाट। तो मैंने कहा टीना गोज़ टू मार्केट, मैंने कहा टीना कहाँ जाती है, वेयर डज टीना गो, वेयर डज टीना गो, तो हमें आंसर मिला मार्केट। क्या मिला, मार्केट। तो मार्केट यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही मैंने कहा कि राम एप्पल खा रहा है, राम इज ईटिंग एप्पल, तो मैंने क्वेश्चन किया राम क्या खा रहा है, वॉट इज़ राम ईटिंग, वॉट इज़ राम ईटिंग, तो आंसर मिला हमें एप्पल। तो जो हमारे पास में जिसके लिए काम कर रहा होता है, सब्जेक्ट जिसके लिए काम कर रहा होता है, जिसके ऊपर काम कर रहा होता है, वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ से ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अब बेटा इसके बाद में हम लोग जो है आगे जो हमारे टेंस है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फर्दर सब डिविजन्स ऑफ टेंस, मतलब इंडिफिनेट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंडिफिनेट का मतलब होता है बेटा इसके अंदर हमारा कोई भी काम जो है डिसाइड नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है।
जैसे अगर मैं बात करूँ इंडिफिनेट की, जैसे मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट फिक्स टाइम फिक्स नहीं है। यहाँ पे स्कूल जाना मैं सुबह भी जा सकता हूँ, दोपहर में भी जा सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन परफेक्ट की बात करूँ तो ये बताता है कि अभी अभी किसी काम को हमने फिनिश किया है। कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है कि कुछ देर से हमारे साथ में कोई भी काम चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस बेटा कुछ नहीं है, ये दो टेंस का जो है हमारे पास में मिलन होता है, कॉम्बिनेशंस होता है परफेक्ट टेंस का यहाँ से और कॉन्टीन्यूस टेंस का। मतलब परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का मतलब होगा कि कोई भी काम पिछले पास्ट में हमने स्टार्ट किया था और अभी भी वो जारी है, तो वो हो जाता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। अब देखो बेटा, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से बताऊँगा, एक्सिलरी वर्ब। बेटा जितनी भी एक्सिलरी वर्ब्स होती है वो सारी की सारी एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ में मेन वर्ब का भी काम करती है। अगर मैं बात करूँ वर्ब टू बी की, अगर मैं वर्ब टू बी लूँ तो अगर इसकी प्लूरल फॉर्म लिखे, मतलब जो V1 फॉर्म होती है हमें यहाँ से पता होना चाहिए, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल में होती है। तो यहाँ से मैंने ले लिया V1, तो V1 जो है हमारी प्रेजेंट की फॉर्म होती है, प्रेजेंट में यूज़ होती है और ये प्लूरल होती है। तो यहाँ से इसकी प्लूरल फॉर्म क्या हो गई, आर और एम। इसकी पास्ट फॉर्म की बात करूँ तो वोजवर, इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की बात करूँ तो बीन, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है V4 वो होगी बीइंग, और इसकी जो प्रेजेंट में ये देखो V5 होती है, ये भी बेटा प्रेजेंट में यूज़ होती है, लेकिन ये कौन सी होती है, सिंगुलर होती है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होती है, तो ये इज हो गई। तो यहाँ से ये सामने आपके सामने वर्ब लिखी हुई है, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू नीड, वर्ब टू डेयर, वर्ब टू विल। मतलब बी का मतलब होना, डू का मतलब करना हो गया, यहाँ से हैव का मतलब रखना हो गया, नीड का मतलब ज़रूरत, डेयर का मतलब साहस और विल का मतलब इच्छा। तो यहाँ पे जो है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये एक्सिलरी वर्ब जो है मेन वर्ब का काम करेगी, ठीक है। मतलब जो वर्ब्स होती है वो हमारे पास में बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड होती है, लेकिन जो हमारी अब की न्यू इंग्लिश ग्रामर आ रही है उसमें वर्ब्स को 5 टाइप से डिवाइड करके रख रखा है, उनको 5 टाइप से एक टेबल बना के हमें दी जाती है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ से एक चीज़ हमें निकल करके आती है कि अगर सारे एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो सारे एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ में मेन वर्ब का जैसा भी प्रयोग किया जाता है। मतलब एक यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, माई मदर हैज़ अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, मेरी माँ के पास में एक ब्यूटीफुल अम्ब्रेला है, और इसका ये पूछा गया था कि इसका नेगेटिव क्या बनेगा, इसका नेगेटिव बनाने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ से मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि ये सर आपने कहा कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो एक्सिलरी वर्ब का भी का भी काम करती है, तो सर एक्सिलरी वर्ब कब होगी और मेन वर्ब कब होगी। तो मैं यहाँ से आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, इससे मैं आपको एक स्टोरी से बताता हूँ। मान लो तुम्हारे घर में एक नौकर है और तुम उसके मालिक हो, तुम्हारी सेवा वह कई वर्षों से करता आ रहा है। एक दिन एक ही नौकर, कल्पना करना समय के अनुसार अब मालिक है और नौकर है। जितने भी गांव के लोग आएंगे वो मालिक को पूछेंगे ना, नौकर तो नौकर है। अगर मालिक मौजूद है तो उस घर में नौकर का काम क्या है, हेल्पर का। मतलब वो क्या कर रहा है वहाँ पे, मालिक ने कहा पानी ला तो पानी हाजिर है, मतलब मालिक ने कहा खाना खिला तो खाना हाजिर है। अगर वो मालिक चल निकला, मतलब ही इज़ नो मोर, अब हमारे बीच में नहीं रहा वो, तो उस घर का मालिक कौन होगा, नौकर ही तो होगा, क्योंकि उस घर का और कोई मालिक तो था नहीं, उस घर का और कोई मेंबर तो था नहीं, तो इसीलिए वो नौकरी क्या बन जाएगा, मालिक बन जाएगा। तो यहाँ से 2 रूल्स निकल कर के आते हैं। यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद में मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यदि कोई भी एक्सिलरी वर्ब है और उसके बाद में मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो वह एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, एमबी और अदर। तो यहाँ से जो हमारी एक्सिलरी वर्ब होगी वो किसका काम करेगी, एचवी का काम करेगी, हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि उसके बाद में जो क्या आ रहा है, जो मालिक है उसके बाद में क्या आ रहा है, नौकर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब मैंने लिखा ही गोन, ये बेटा इसे अब जब भी कोई बोले ना काट दो, इसे नहीं, सेंटेंस को काट दो, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है वो क्या बनेगा, ही हैज़ गोन। जो हमारी एमवी मेन वर्ब होती है V3 और V4 कभी भी सेंटेंस में अकेली नहीं आती है, वो हमेशा किसके साथ आती है, मालिक के साथ में आती है। मतलब वो कभी भी जो है अकेली नहीं आएगी, किसके साथ आएगी, मालिक के साथ में आएगी। तो यहाँ से जो है, अब अगर मैं बात करूँ इसके बाद में, यदि कोई भी एक्सिलरी वर्ब के बाद में मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, तो वह एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। वो एक्सिलरी वर्ब क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा, ठीक
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक शायद मेरे को लगता है आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होगी। आगे के लेसन में हम टेंस के